नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन सीसीएस, सीसीए, डिसिप्लिनरी एंड कंडक्ट रूल्स पार्ट 10। These questions are very much useful for the post of principal, vice principal in EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NVS and other examinations। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। नेम द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। सरकारी सेवक को निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का नाम लिखिए। कौन सा होगा सक्षम प्राधिकारी जो कि एक सरकारी सेवक को निलंबित कर सकते हैं? ऑप्शन ए अपॉइंटिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, बी इंक्वायरी अथॉरिटी, सी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, डी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। करेक्ट आंसर इज ए अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कोई भी सरकारी कर्मचारी है उसको निलंबित रखने के लिए सक्षम होते हैं, पावर रखते हैं, या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे। बाकी इनमें से नहीं होगा। इंक्वायरी अथॉरिटी है, सिर्फ इंक्वायरी कर सकती है, वहां पर वो सस्पेंशन में नहीं रख सकते। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, ये भी कर्मचारी को निलंबित नहीं कर सकते। और सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, वो तो कभी नहीं हो सकती क्योंकि कर्मचारी से नीचे की अथॉरिटी है, वो उसको सस्पेंशन में नहीं रख सकती। तो सक्षम प्राधिकारी या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 182। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। देखते हैं कंडीशन की कोई सरकारी कर्मचारी है उसको सस्पेंड माना जाएगा। सबसे पहले विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन इफ ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी। सबसे पहले है कि जिस दिन से उसको डिटेंशन, उसको कस्टडी में रखा गया है, उस दिन से माना जाएगा अगर उसको हिरासत में लिया गया है। दूसरी कंडीशन है विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन if he is sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours। दूसरी सिचुएशन है कि जिस दिन उस पर आरोप निर्धारित हुए हैं और उसको आरोपित किया गया है, अगर उसको सजा मिली है, 48 घंटे से अधिक की सजा मिली है, तो उस दिन से माना जाएगा जिस दिन से उसको सजा मिल चुकी है। तो देखते हैं ऑप्शन ए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बी फर्स्ट ओनली, सी सेकंड ओनली, डी नीदर फर्स्ट नोर सेकंड। करेक्ट आंसर इज दोनों सिचुएशन में उसको डीम्ड सस्पेंशन में माना जाएगा जिस दिन उसको कस्टडी में लिया गया उस दिन से, या जिस दिन उस पर आरोप निर्धारित हुए उसको हिरासत में ले लिया गया तो उस दिन से उसको माना जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 183। वेयर ए पेनल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस imposed upon a government servant under suspension is set aside in appeal whether the order of suspension is to be continued if so from which date। हिंदी अर्थ देखते हैं। जहां निलंबन के तहत सरकारी कर्मचारी पर लगाए गए सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को अपील में खारिज कर दिया जाता है। क्या निलंबन का आदेश जारी रखा जाना है? यदि हाँ तो किस स्थिति से? ऑप्शन ए फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, बी फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल डेट ऑफ सस्पेंशन, सी फ्रॉम द डेट ऑफ अपील, डी ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन नीड नॉट बी कंटिन्यूड। करेक्ट आंसर इज ए फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट। ये सही उत्तर हो रहा है ए। Question number 184. Can an order of suspension made or deemed to have been made be modified or revoked? If so, by whom? क्या किए गए या किए गए समझे गए निलंबन के आदेश को संशोधित या निरस्त किया जा सकता है? यदि ऐसा है तो किसके द्वारा किया जाएगा? यहां पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कोई भी सस्पेंशन ऑर्डर जो पहले दिया गया था उसको, या डीम्ड था सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन के लिए ऑर्डर दिया गया था, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंक्वायरी अथॉरिटी, बी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी, सी एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इश्यू सस्पेंशन ऑर्डर, डी ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड रिवोक्ड। सही उत्तर है सी।
एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इशू सस्पेंशन ऑर्डर, जो अथॉरिटी सस्पेंशन ऑर्डर दे सकती है, सक्षम प्राधिकारी है जो सस्पेंशन ऑर्डर दे सकते हैं, तो वो उस सस्पेंशन ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं या वापस ले सकते हैं, रिवोक्ड कर सकते हैं। सही उत्तर हो रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, मेंशन द पीरियड अप टू विच एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन बी रिव्यूड। उस अवधि का उल्लेख करें जब तक निलंबन के आदेश की समीक्षा की जा सकती है। तो उस अवधि को बताना है कि उसकी निलंबन का जो आदेश है, निलंबन पीरियड है, उसको कितने दिनों में उसको रिव्यू करना होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन। बी, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 45 days फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन। सी, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 60 days फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन। डी, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 days फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन। करेक्ट आंसर इज डी, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 days फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन। जिस दिन सस्पेंशन ऑर्डर आए थे, मतलब सस्पेंड किया गया था, जिस दिन से सस्पेंशन प्रभावी हुआ था, उसके 90 दिनों के अंदर उसको रिव्यू करना आवश्यक है, उसकी समीक्षा करना आवश्यक है। क्या सस्पेंशन पीरियड है उसको आगे बढ़ाया जाएगा या उसको खत्म कर दिया जा रहा है, हटा लिया जा रहा है। तो 90 दिनों के अंदर रिव्यू होना जरूरी है। सही उत्तर हो रहा है डी। Question number 186. When will an order of suspension made or deemed to have been made not be valid unless extended? निलंबन का आदेश कब दिया गया या किया गया समझा गया है, जब तक बढ़ाया नहीं जाएगा तब तक वैध नहीं होगा। मतलब बहुत आसान सा मतलब समझ में आ रहा है कि निलंबन का आदेश जो दिया गया है या डीम्ड निलंबन माना गया है, डीम्ड सस्पेंशन माना गया है, तो अगर वो एक्सटेंडेड नहीं होता है, उसको बढ़ाया नहीं जाता है, तो क्या वो वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, कितने दिनों तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद में सस्पेंशन ऑर्डर है वो वैलिड नहीं रहेंगे। ऑप्शन देखते हैं। ए, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 30 days। बी, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 60 days। सी, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 90 days। डी, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 120 days। करेक्ट आंसर इज सी, 90 days। अगर 90 दिनों के भीतर कोई भी रिव्यू नहीं होता है, उसको एक्सटेंशन नहीं किया जाता है, तो 90 दिनों के बाद में आदेश है वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। निलंबन आदेश है या निलंबन पीरियड है वो निरस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 187। इफ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड इज नॉट रिव्यूड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 days, कैन इट बी वैलिड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी रिलेटेड था, यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी गई है। आपके एग्जामिनेशन में ये पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से बदल करके हिंदी अर्थ देखते हैं। यदि 90 दिनों की समाप्ति से पहले किए गए या किए गए समझे गए निलंबन के आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है, तो क्या ये वैध हो सकता है? क्या निलंबन आदेश है वो, निलंबन पीरियड है वो वैध रहेगा क्योंकि उसकी 90 दिनों के अंदर समीक्षा नहीं की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, यस बट विद द अप्रूवल ऑफ नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। बी, यस सब्जेक्ट टू कंडीशंस। सी, यस। डी, नो। करेक्ट आंसर इज डी, नो। अगर 90 दिनों के अंदर उसको रिव्यू नहीं किया जाता है, एक्सटेंशन नहीं किया जाता है, आगे की कार्रवाई नहीं की जाती है, तो सस्पेंशन पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, वो आगे उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। सही उत्तर हो रहा है डी। Next question 188. What is the maximum period of suspension that can be extended at a time after review of the competent authority? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, हर बार लगभग पूछा जाता है। निलंबन की अधिकतम अवधि क्या है जिसे सक्षम प्राधिकारी की समीक्षा के बाद एक बार में बढ़ाया जा सकता है? ध्यान से देखिए, एक बार में सस्पेंशन पीरियड है वो कितने दिनों तक बढ़ सकता है अधिकतम? ऑप्शन ए 120 days, B 150 days, C 180 days, D 210 days. Correct answer is C 180 days। एक बार में निलंबन आदेश है वो 180 दिनों तक बढ़ सकता है निलंबन पीरियड। सही उत्तर हो रहा है सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 189। विद इन द मीनिंग ऑफ रूल 11
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू ए पेनल्टी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूल 11 के तहत किसको पेनल्टी नहीं माना जाता है? देखते हैं हिंदी अर्थ। नियम 11 के अर्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दंड की राशि में नहीं आता, मतलब दंड की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए, स्टॉपेज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट द एफिशिएंसी बार, बी कंपल्सरी रिटायरमेंट, सी विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, डी विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन। करेक्ट आंसर इज ए, स्टॉपेज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट द एफिशिएंसी बार। अगर वो कार्य करने में अक्षम हो गया है और उस पर किसी तरीके का आरोप लगाया जाता है, किसी तरीके को से उसको निरुद्ध किया जाता है, एफिशिएंसी बार उस पे लगाई जाती है कि वो कार्य करने में अक्षम हो गया है, तो अक्षमता के मामले में वहां पर उसको कोई पेनल्टी नहीं मानी जाती है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट सर्वेंट को किस आधार पर कार्य करने से रोका गया है, क्योंकि वो कार्य करने में अक्षम हो गया है, तो इसको कोई पेनल्टी नहीं माना जाएगा। बाकी सभी हैं वो कंपलसरी रिटायरमेंट मेजर पेनल्टी में आता है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है वो भी मेजर पेनल्टी में आता है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन है, इसको भी पेनल्टी माना गया है। बाकी स्टॉपेज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट द एफिशिएंसी बार, ये कोई पेनल्टी में नहीं आता। सही उत्तर हो रहा है हमारा ए। Next question 190. When does the review of suspension not become necessary on completing 90 days of suspension? कौन सी कंडीशन में 90 दिनों का समय है जो हम पढ़कर आए हैं कि रिव्यू करना जरूरी होता है? किस कंडीशन में उसको रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं होती? देखते हैं हिंदी अर्थ। निम्नलिखित के निलंबन के 90 दिन पूरे होने पर निलंबन की समीक्षा कब आवश्यक नहीं होती? कौन सी सिचुएशन में आवश्यक नहीं होती है? 90 दिनों का समय पूरा होने के बावजूद भी उसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन देखते हैं। ए, डीम्ड सस्पेंशन, बी अंडर डिटेंशन, सी इफ इट इज नॉट वैलिडेटेड, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज बी, अंडर डिटेंशन। अगर वो अभी भी 90 दिनों के भीतर वो हिरासत में है, तो हिरासत पीरियड है, वो रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी बंद है, वो डिटेंशन पीरियड में है, उसको छोड़ा नहीं गया है, तो रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। सही उत्तर हो रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 191. फ्रॉम द फॉलोइंग चूज विच कम्स अंडर द माइनर पेनल्टी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता लगाना है कि माइनर पेनल्टी में कौन कौन सी पेनल्टी आती है। निम्नलिखित में से चुने कि कौन सा मामूली दंड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए, कंपलसरी रिटायरमेंट, बी, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, सी, रिडक्शन बाई वन स्टेज फ्रॉम ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, डी, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस अंडर सीसीएस टेम्पररी रूल्स 1965। तो सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर सी, कंपलसरी रिटायरमेंट है, ये मेजर पेनल्टी में आती है, और साथ में ही डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ये भी मेजर पेनल्टी में आती है। इसके बाद में डी है यहाँ पर, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस, ये भी मेजर पेनल्टी में आती है। यहाँ ऑप्शन सी है वो मेजर पेनल्टी में शामिल नहीं होती। रिडक्शन बाई वन स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, यहाँ पर 3 साल के पीरियड के लिए उसको एक स्टेज रिड्यूस किया गया है और उसको क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब सेवा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सही उत्तर हो रहा है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 192. A government servant is appointed to a higher post on ad hoc basis against a short-term vacancy. Can he be allowed to continue in the ad hoc appointment when a disciplinary proceeding is initiated against him? एक सरकारी कर्मचारी को एक अल्पावधि रिक्ति के विरुद्ध तदर्थ आधार पर एक उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है। क्या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होने पर उसे तदर्थ नियुक्ति में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? क्योंकि उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और उसको एडॉक बेसिस पर हायर पोस्ट पर लगाया गया है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, he shall be allowed to continue, b, he shall be reverted to the post held by him on a regular basis, c, he can be given an option between a and b, d, none of the above. Correct answer is b,
he shall be reverted to the post held by him on a regular basis, क्योंकि उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो गई है, इसलिए उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा अपने पुराने ओरिजिनल रेगुलर अपॉइंटमेंट जहां पर हुआ है उस पद पर वापिस कर दिया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 193, सेंसर मीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोला क्वेश्चन है, छोटा है, आसान लग रहा है, परंतु पूछा जाता है, रिपीट होता है बार बार। निंदा का अर्थ क्या है? क्या इसको पनिशमेंट मानते हैं या पनिशमेंट नहीं मानते? पनिशमेंट मानते हैं तो कौन सी कैटेगरी में आता है? कमेंट में भी बताते रहिए कि सेंसर है वो पनिशमेंट में आता है, कौन से पनिशमेंट में आता है, क्या पनिशमेंट की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। ऑप्शन देखते हैं। ए formal punishment, B imposition of penalty, C a record of adverse entry in the confidential record, D all the above। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल द अबव। जो निंदा होती है, सेंसर होता है, उसको फॉर्मल पनिशमेंट के रूप में माना जाता है, एक पेनल्टी भी माना जाता है, और एक आप समझ सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में उसको एडवर्स एंट्री के रूप में कंसीडर किया जाता है। सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं, डी उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 194, फ्रॉम द फॉलोइंग नेम द मेजर पेनल्टी अंडर रूल 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टी पर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नियम 11 के तहत निम्नलिखित में से प्रमुख दंड का नाम बताइए, कौन सा है जिसको प्रमुख दंड या मेजर पेनल्टी माना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए withholding of increment of a government servant for his failure to pass any departmental exam as per recruitment rules, B withholding of promotion, C recovering from pay of the whole or part of any recurring loss to the government caused by the official's negligence, D reduction to a lower time scale of pay, grade, post or service for a period specified in the order of penalty which shall be a bar to his promotion। Correct answer is D reduction to a lower time scale of pay, grade, post or service for a period specified in the order of penalty which shall be a bar to his promotion। एक कंडीशन होती है कि विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, और एक होता है विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो यहाँ पर बार किया गया है, उसको निरुद्ध किया है कि प्रमोशन उसको नहीं मिलेगा जब तक कि वो रिडक्शन पीरियड में है। तो ये एक मेजर पेनल्टी में आता है। बाकी ये पहली कंडीशन देख लेते हैं, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज फेलियर टू पास एनी डिपार्टमेंटल एग्जाम एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स। तो यहाँ इसको कोई पेनल्टी माना ही नहीं जाएगा क्योंकि वो पास ही नहीं हुआ है। बी विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, कुछ समय के लिए प्रमोशन रोकना, ये माइनर पेनल्टी में आता है। और सी है रिकवरिंग फ्रॉम पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी रिकरिंग लॉस टू द गवर्नमेंट कॉज्ड बाय द ऑफिशियल नेग्लिजेंसी। अगर कर्मचारी की लापरवाही की वजह से कोई लॉस हुआ है तो उसको रिकवर करना, ये भी कोई पेनल्टी है वो नहीं होती, उसको माइनर पेनल्टी में काउंट किया जाएगा। रूल 11 के तहत मेजर पेनल्टी हो जाएगी कि उसको प्रमोशन बार में, उसको प्रमोशन के लिए बार लगा करके, प्रतिबंध लगा करके लोअर टाइम स्केल पर वापिस भेज दिया है। लोअर टाइम स्केल पे, ग्रेड और पोस्ट पर उसको रिड्यूस कर दिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। Question number 195. If a government servant had committed a misconduct during his earlier employment, what action should be taken against him in his present employment? यदि किसी सरकारी सेवक ने अपने पूर्व नियोजन के दौरान कदाचार किया हो तो उसके वर्तमान नियोजन में उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि पूर्व नियोजन में उसके खिलाफ उसने कोई कदाचार किया था तो क्या वर्तमान नियोजन में उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। ऑप्शन ए शुड बी वार्नड, बी रेंडर हिम अनफिट एंड अनसुटेबल फॉर कंटिन्यूअल इन सर्विस, सी सैलरी शुड बी विदहेल्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, डी कैन बी अवॉर्डेड ए पेनल्टी। सही उत्तर हो रहा है बी, रेंडर हिम अनफिट एंड अनसुटेबल फॉर कंटिन्यूअल इन सर्विस। उसको अनफिट और अनसुटेबल माना जाएगा अगर उसने पुराने नियोजन में कोई कदाचार किया था, उसने कोई मिसकंडक्ट किया था, तो नए एम्प्लॉयमेंट में या अभी के प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में उसको अनफिट माना जाएगा, अनसुटेबल माना जाएगा, सर्विस जारी रखने के लिए उसको परमिशन नहीं मिलेगी।
Question number 196. What action should be proposed if a temporary government servant had furnished false information or produced a false certificate in order to secure appointment? यदि किसी अस्थायी सरकारी सेवक ने नियुक्ति प्राप्त करने के लिए झूठी सूचना प्रस्तुत की हो या झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो, तो क्या कार्रवाई प्रस्तावित की जानी चाहिए? ऑप्शन ए, शुड बी वार्न्ड, बी, पे एंड अलाउंसेज शुड नॉट बी ड्रॉन, सी, शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली, डी, शुड बी आस्क्ड टू सबमिट रेजिग्नेशन। करेक्ट आंसर इज सी, शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। अगर उसने कोई झूठी इंफॉर्मेशन दी है या कोई झूठा प्रमाण पत्र जारी किया है, जमा किया है, तो उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सही उत्तर हो रहा है सी। Question number 197. A government servant was awarded a punishment of reduction to a lower stage for 2 years. The reduction was from level 7 to level 5 in the pay matrix. The reduction in stage was to operate for 3 years to postpone all future increments. Comment. इस पर हमें कमेंट करना है। एक सरकारी कर्मचारी को 2 साल के लिए निचले स्तर पर कम करने की सजा दी गई थी। वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर 7 से स्तर 5 तक की कमी की गई थी। चरण में कमी सभी भावी वेतन वृद्धि तक को स्थगित करने के लिए 3 साल के लिए काम करना था। टिप्पणी करें। मतलब समझते क्वेश्चन को कि कर्मचारी को पनिशमेंट के रूप में उसको सजा दी गई है, उसको रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज मतलब उसको निचले स्तर पर पदस्थापित कर दिया गया था, और यहाँ पर लेवल 7 से लेवल 5 में उसको कम कर दिया गया, मतलब लेवल 5 में उसको भेज दिया गया। और चरण में जो कमी की गई थी, जो रिडक्शन किया गया था, उस पीरियड में उसको 3 साल के लिए कोई भी वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या वो सही है वो कार्रवाई या गलत है। Option A, punishment can be awarded for reduction only to one level. B, the extent of punishment cannot exceed the period as specified for reduction. C, punishment cannot postpone all future increments. D, none of the above. Correct answer is B. The extension of punishment cannot exceed the period specified for reduction. मतलब यहाँ पर देखिए कि वो रिडक्शन पीरियड है वो शुरुआत में 2 साल के लिए किया गया था। जब रिडक्शन 2 साल के लिए किया गया है तो उसके फ्यूचर इंक्रीमेंट्स हैं वो 3 साल के लिए नहीं रोके जा सकते। तो सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर बी। Question number 198. The disciplinary authority had initiated departmental proceedings against a government servant, and after conclusion of disciplinary proceeding, he decided not to award any penalty. What is the minimum penalty that can be awarded to a government servant? बहुत अच्छी सिचुएशन बताई गई है। अनुशासनिक प्राधिकारी ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की थी, और अनुशासनात्मक कार्रवाई के समापन के बाद उसने कोई दंड नहीं देने का फैसला किया। एक सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम दंड क्या दिया जा सकता है? ऑप्शन ए, ओरल वार्निंग, बी, रिटन वार्निंग, सी, सेंसर, डी, क्लोज द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। तो सही उत्तर क्या हो रहा है यहाँ पर? सेंसर। सेंसर है वो सबसे छोटा दंड होता है, क्योंकि सेंसर को निंदा बोलते हैं और निंदा किसी भी कर्मचारी के लिए अच्छा सूचक नहीं होता। सही उत्तर हो रहा है सी। और अगला सवाल देखते हैं 199। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन नॉट मार्क द डे एज डाइड नॉन? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी उस दिन को अकार्य दिवस के रूप में चिन्हित नहीं कर सकता? ऑप्शन ए, व्हेन एन ऑफिशियल रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन। बी, व्हेन एन ऑफिशियल कम्स लेट एंड वर्क्स थ्रू आउट द डे ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। सी, व्हेन ऑन ड्यूटी इन ऑफिस द ऑफिशियल लीव्स द ऑफिस विदाउट प्रॉपर परमिशन। डी, व्हेन एन ऑफिशियल रिमेन्स इन ऑफिस बट रिफ्यूजेस टू परफॉर्म ड्यूटी असाइंड टू हिम। करेक्ट आंसर इज बी, when an official comes late and works throughout the day during the office hours। मतलब वो कर्मचारी लेट आया परंतु उसने पूरे दिन कार्य किया है तो उसको डाइज नॉन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। बाकी सारी सिचुएशन में उसको डाइज नॉन माना जाएगा।
तो यहाँ पर ये ए है, उसमें भी डायजनन माना जाएगा, सी में डायजनन माना जाएगा, डी में डायजनन माना जाएगा, परंतु लेट आने के बाद में वो पूरे दिन उसने कार्य किया है तो उसको डायजनन या अकार्य दिवस में नहीं काउंट किया जाएगा। सही उत्तर हो रहा है बी। और T20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 200 ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ इंक्रीमेंट इज 1 जुलाई 2021 was awarded with the penalty of withholding of one increment by issue of punishment order dated 1st November 2020. Indicate the date from which the penalty takes effect from. हिंदी अर्थ देखते हैं। एक सरकारी कर्मचारी जिसकी वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई 2021 है को दंड आदेश दिनांक 1 नवंबर 2020 को जारी करके एक वेतन वृद्धि रोकने के दंड से सम्मानित किया गया था, उस तारीख को इंगित करें जब से जुर्माना प्रभावी होगा। मतलब विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है वो कौन से दिनांक से प्रभावी होगी। ऑप्शन ए 1 नवंबर 2020, बी 1 नवंबर 2021, सी 1 जनवरी 2021, डी 1 जुलाई 2021। करेक्ट आंसर इज डी 1 जुलाई 2021, क्योंकि उसको 20 नवंबर 2020 को पेनल्टी दी गई थी, पनिशमेंट दिया गया था कि उसको एक इंक्रीमेंट है वो विद होल्ड कर दिया जाएगा, परंतु 1 नवंबर तो कोई उसको इंक्रीमेंट मिल ही नहीं रहा। उसका जो इंक्रीमेंट ड्यू है वो 1 जुलाई को है, तो 1 जुलाई को जब इंक्रीमेंट ड्यू है तो जब इंक्रीमेंट लगना है तभी उसको विद होल्ड करना होगा, तो प्रभावी होगा 1 जुलाई 2021। सही उत्तर हो रहा है डी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सीसीएस, सीसीए, डिसिप्लिनरी एंड कंडक्ट रूल्स पे क्वेश्चंस है वो T20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो में हमने सस्पेंशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। हमने अभी तक सीसीएस, सीसीए रूल्स पर 200 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज के क्वेश्चंस आपको पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।